बच्चों, हम कक्षा 11वीं के अध्याय गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन के पहले उसके प्रस्तावना के बारे में। यदि हम सच्च रात्रि में आकाश की ओर निहारें तो हमको दिखाई देते हैं चाँद, तारे और ग्रह। तो तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते। वे तो या तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं या सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। और हमें रात्रि में बहुत सारे तारों के समूह दिखाई देते हैं। अब इनकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ होती हैं। कुछ तारों को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं क्योंकि वो 7 तारों का समूह होता है। और ठीक है ना, तो दूध की नदी की तरह दिखाई देने वाली आकृति, इनको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। तो इन सब आकाशीय पिंडों का अध्ययन हम लोग करते हैं खगोल विज्ञान के अंतर्गत। तो प्राचीन काल से ही लोगों में प्राकृतिक घटनाओं जैसे दिन और रात का होना, ऋतु में परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के कारणों को जानने की जिज्ञासा रही है। तो दूसरी शताब्दी में यूनानी खगोल विज्ञानी टॉलमी, ठीक है ना, टॉलमी ने अल्मागेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने ग्रहों की गति के भूकेंद्रीय सिद्धांत के बारे में बताया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र होती है। सूर्य के साथ सभी आकाशीय अर्थात खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। सन 1543 में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सूर्य स्थिर होता है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। आगे में एक इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने इनके सिद्धांत का अनुमोदन किया और इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इनके कार्यों को आगे बढ़ाया और सन 1687 में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। एक दिन वे बगीचे में सेब के नीचे बैठे थे। सेब का एक फल उनके सिर पर गिर गया। इस छोटी सी घटना ने उन्हें उद्वेलित कर दिया और उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि जो बल सेब के फल को पृथ्वी की ओर खींचता है, उस बल को पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल के समान होना चाहिए, सदृश होना चाहिए, यानी कि उसके समान होना चाहिए। यह खगोलीय गति की शुरुआत थी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की गति के संबंधी केपलर के नियम। जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में उनके नाम हैं बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। 24 अगस्त 2006 को चेक गणतंत्र के प्राण शहर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सौरमंडल के ग्रहों की नई परिभाषा दी गई। इस नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अब केवल 8 है। खगोलीय घटना के आधार पर केपलर ने ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए। इनको कहते हैं केपलर के गति के नियम। तो केपलर की गति का पहला नियम का हम अध्ययन करेंगे। क्या है पहला नियम? कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है। एक बार मैं दोहरा देती हूँ इस नियम को कि देखिए चित्र देखो, कक्षा का नियम। पहला नियम का नाम है कक्षा का नियम। तो प्रत्येक ग्रह क्या, ये देखिए डायग्राम आप लोग, ये आप देखो, ये ग्रह है ना, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ग्रह। ठीक है, लघु कक्ष और एक है इधर इस दीर्घ कक्ष और ये सूर्य है। तो क्या बोल रहा है ये सिद्धांत कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः मतलब चारों ओर दीर्घवृत्तीय
कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है, यानी कि केंद्र होता है, तो इसे कक्षा का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है। अब दूसरा नियम है गति का, केपलर का नियम। तो इस नियमानुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती मतलब निश्चित होती है। तो इस नियम को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ये देखिए क्षेत्रफल का नियम, चित्र बना हुआ है, इसमें एस दिखा रहा है आपको, देखिए बीच में एस दिख रहा है ना, सूर्य की स्थिति है और क्षेत्र एस ए बी, देख लीजिए डायग्राम में एस ए बी, क्षेत्र एस ए बी और क्षेत्र एस सी डी दिख रहा है ना आप लोग, रेखा खींचा हुआ क्षेत्रफल में समान है। अतः इस नियमानुसार ग्रह को ए से बी तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे सी से डी तक जाने में लगेगा। स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल न्यूनतम होती है। इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी रेखीय चाल अधिकतम होती है। अब केपलर का तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। परिभ्रमण करना मतलब उसके चारों ओर परिक्रमा करना। तो इस नियम का हम परिभ्रमण काल का नियम कहते हैं। यदि किसी ग्रह का परिभ्रमण काल टी है, कैपिटल टी, बड़ा टी, तथा ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी आर है, तो इस नियम के अनुसार टी का वर्ग समानुपाती होता है आर का क्यूब, घन, R3 मतलब घन ना, तो टी का वर्ग बराबर होता है के आर क्यूब, इसको घन बोलते हैं। तो के क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। हम लोग भौतिकी में समानुपाती वाले चिन्ह को बराबर चिन्ह में बदलने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है उसका परिभ्रमण काल कम होता है और जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिभ्रमण काल अधिक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के परितः नेपच्यून की कक्षा की औसत त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या की 30 गुना है और नेपच्यून के परिभ्रमण काल की गणना करना है तो दोनों की कक्षा की गणना की दृष्टि से वृत्ति निकालिए, मुक्ति मानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है RN बटे RE बराबर है 30, औसत त्रिज्या बोल रहे हैं ना, नेपच्यून की त्रिज्या RN, N मतलब नेपच्यून, और पृथ्वी की त्रिज्या को बोल रहे हैं RE से, तो उसका मान है 30 और T1 है TE बराबर है 1 वर्ष। ठीक है, इसको हल करके मैं बता देती, फिर ये पाठ हम लोग ख़त्म करेंगे। तो केपलर के नियम से टी का वर्ग बराबर होता है, समानुपाती होता है आर क्यूब, तो टी स्क्वायर एन बटे टी स्क्वायर ई बराबर होता है आर क्यूब एन बटे आर क्यूब ई। तो हम लोग मान रख देंगे, तो हम यहाँ पर ठीक है ना, टी स्क्वायर एन बराबर हो रहा है 1 वर्ग, कोष्ठक के अंदर 30 का घन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 27,000। अब टी एन बराबर, ये टी वर्ग का मान था ना, अब टी एन बराबर हो जाएगा √27,000। तो हम लोग इसको इस तरह के से भी लिख सकते हैं, 30 √30 बराबर 1643 वर्ष। ये क्या आ जाएगा, नेपच्यून के परिक्रमण काल की गणना, ठीक है ना, उसका मान आ गया।